जय हिंद दोस्तों। आज हम जो सीखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम आपको फुल डिटेल बताएंगे। सब लोग आ गए हैं? स्पर्धा, नेहा, सिमरन, पठान सब लोग आ गए हैं? ओके, तो चलिए किसी को कोई देर नहीं हुई बेटा, आज हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है आज का रुधिर परिसंचरण। रुधिर को रक्त भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र और इसको बोला जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है, जो हमारे शरीर में रक्त बहता है, उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण की हम परिभाषा को समझ लेते हैं सबसे पहले कि परिसंचरण होता क्या है। अंगों का वह समुच्चय जो रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के बीच पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन का प्रवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम समझेंगे ब्लड। ये जो ब्लड हमारे शरीर में दौड़ता है, ये किन किन घटकों से मिलकर बना है, इस घटक के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए बबुआ, हमारा जो ब्लड होता है वो रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड प्लाज्मा और इसको कहते हैं रेड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा में जो रुधिर प्लाज्मा का जो निर्माण होता है वो जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 90 से 95% होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रुधिर कणिकाएं। देखिए रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रुधिर कणिकाओं में 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। यानी रुधिर कणिकाएं जो हमारा निर्मित होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, इसको कहा जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा इसका होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको कहते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारा ये बनता है। ठीक है, ये जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के संपूर्ण रक्त का लगभग 40 से 45% भाग बनाती है। मतलब हमारे रक्त का ये 40 से 45% भाग इसी का होता है। किसका? रेड कॉर्पुसेल्स यानी रुधिर कणिकाओं का होता है। बात समझ में आ गई? अब इनके हम जो हमारा रक्त बनता है शरीर में, उनके बारे में हम समझ लेते हैं, उनके कार्य क्या। देखिए जो रक्त होता है शरीर में, उसकी जो संरचना होती है बबुआ, जैसे जल की बूंदें होती हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, या छोटे छोटे जो अंडे जैसे आकार होता है, उस प्रकार की संरचना होती है। ये मान लीजिए ये वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां, और इनके बीच में जो ब्लड हुआ जो बहता है बबुआ, ऐसे बहता है, मतलब इस रूप में रहता है। ठीक है, इस रूप में रहता है। ठीक है, तो जो हमारा ब्लड का निर्माण होता है वो 2 घटकों से होता है, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है, जो चीज हम लोग खाते हैं, हमने बताया कार्बनिक तथा अकार्बनिक, मतलब जो चीज हम खाते हैं और जो चीज हम खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके फलस्वरूप जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब रुधिर प्लाज्मा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है? जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में रक्त दौड़ता है, इसका मुख्य कार्य होता है आंत से, हमारी आंत से पोषक तत्वों को ग्रहण कर या अवशोषित कर शरीर की सारी कोशिकाओं में भेजने का काम भैया रुधिर प्लाज्मा का होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, इनका मुख्य काम ये है कि जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये इसका कार्य हो जाता है। डब्ल्यूबीसी हमारे हानिकारक जो जीवाणु होती हैं, हानिकारक, जैसे हम खाते पीते हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं तो हमारे शरीर में
अनाप शनाप कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु भी आते हैं। तो बबुआ इनसे वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, वो शोथ-रोधी कणिकाएं होती हैं। इसके बाद आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या होता है? ये भैया जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सबसे मुख्य सहायक होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेड ब्लड बनता कैसे है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम ब्लड को समझ लेते हैं। ब्लड मतलब रुधिर को। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण प्लीहा और यकृत में होता। भ्रूणावस्था में जब अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन से होता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन में होता है, बोन के अंदर होता है। मान लीजिए ये क्या है? ये एक हड्डी है, एक लंबी मजबूत हड्डी, जो मेन हड्डी होती है मजबूत, उसके बीच में होता है। ये हड्डी है, तो इनके खोखली होती है हड्डियां, इनके बीच में बबुआ इसका जो है ये हमारे ब्लड बनता है। ये तरल संयोजी गाढ़ा पदार्थ होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम बात किए हैं कि दो प्रकार का, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो ओपन होता है आर्थ्रोपोडा के संग के जो जंतु आते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें होता है। जैसे काकरोच हो गया, केकड़ा हो गया, मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खुला प्रसंचरण होता है। मोलस्का संघ में जो प्राणी आते हैं, जैसे घोंगा आ जाता है, सीप आता है, इनमें क्या है? इनका जो कंकाल होता है शरीर के बाहर होता है। ऑक्टोपस हो गए, ठीक है, इनमें जो संचरण होता है रक्त का, वो खुला संचरण होता है। खुला का मतलब होता है इसमें किसी वाहिनियों की जरूरत नहीं होती, रक्त वाहिनियों की जरूरत नहीं होती है। इनमें रक्त का जो प्रसार होता है, जो रक्त बहता है शरीर में, ओपन नहीं फेंकता है, खुले फेंक देता है। जैसे मान लीजिए हमने ये बोतल, जैसे मान लीजिए हमने बोतल लिया और इसको हमसे जमीन पर से ना दिए, तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ऐसे बहेगा। यानी इनके शरीर की कोशिकाओं में, ऊतकों में खुला बहता रहता है भैया। तो इस प्रकार के हम सिस्टम को क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें ये छोटे छोटे जंतु होते हैं, उनमें ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब आ जाते हैं सभी विकसित, ये कम विकसित होते हैं। जो ओपन जिनमें होता है वो जंतु कम विकसित होते हैं, उनमें विकसित इतना नहीं होता, उतने विकसित नहीं होते। विकसित होते तो उनकी में रक्तवाहिनियां पाई जाती, लेकिन वो विकसित नहीं होते हैं। अब आता है सभी विकसित स्तनधारियों पंछी वर्ग। पंछी वर्ग में जैसे आपका चमगादड़ हो गया, कबूतर हो गए, जो पक्षी वर्ग में आते हैं। और स्तनधारी में मानव हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गए। इन सब में क्या होता है? बंद, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रसंचरण तंत्र होता है बबुआ। ठीक है, इनमें क्या होता है? रक्त को प्रवाहित होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और वो माध्यम होता है हमारी रक्त वाहिनियां, जिसको हम नस कहते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से हमारा रक्त जो है पूरे शरीर में बहता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जो विकसित होते हैं उनमें रक्त वाहिनियों की आवश्यकता होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रक्त परिसंचरण होता क्या है। अब इसमें डिवाइड हो गए हैं। रक्त परिसंचरण में नलिकाओं को डिवाइड किया गया है। धमनी, सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर केशिका, सिराएं, महासिरा, सिराएं होती हैं। तो इनमें माध्यम की जरूरत होती है। इसमें ब्लड जो बहेगा भैया वो माध्यम की आवश्यकता होगी। ये बात समझ भाई? अब इतना समझ में आ गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले आपको, जो ब्लड की जो खोज की थी, इसको नोट कर लीजिए। ब्लड के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम था जो ब्लड की खोज किया था, यानी रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता जो थे, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता या खोज जिसमें खोजकर्ता कर देते, खोजकर्ता, वो वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने
सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी, और कब किया था भैया? 1628 में किया था। 1627 में इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद हम धमनी और शिरा के बारे में समझेंगे कि उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है मनुष्य परिसंचरण के घटक, यानी मनुष्य में परिसंचरण के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं भैया? तो वो हृदय होता है, रुधिर होता है और रुधिरवाहिनी होता है। क्योंकि शरीर में परिसंचरण करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो सबसे मुख्य होता है हृदय। जब हृदय पंप करता है तभी हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के संपूर्ण भाग में जाता है। तो ये इसके 3 मुख्य घटक हो जाते हैं। सहायक अंग क्या है? हार्ट, हृदय यानी हार्ट, धमनी यानी आर्टरी, शिरा यानी वेन और केशिका। ये चीजें मुख्य अंग होते हैं जो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण में सबसे सहायक होते हैं, सहायक अंग होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या है, इनमें कौन कौन से इनके कार्य हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। यहां तक अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में समझते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई थी। अब हम समझेंगे ठीक है, अब हम समझेंगे धमनी और शिरा के बारे में। ठीक है, जो मनुष्य के हृदय से धमनियों और शिराओं में जो रक्त का प्रवाह होता है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, धमनी में क्या होता है भैया? धमनी हार्ट टू बॉडी, यानी हृदय से हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो रक्त धमनियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त धमनियों, यानी हृदय से बॉडी में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए, इसमें लिखा है बबुआ हार्ट टू बॉडी, यानी जो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, शरीर में जो हमारे रक्त बहता है वो हृदय से शरीर में जाता है। हृदय से शरीर में किसके मामले में? धमनियों द्वारा। धमनियों द्वारा जो होता है ये शरीर से जारी। इसमें क्या होता है? हृदय धमनियों में क्या होगा? शुद्ध, क्योंकि शरीर के अंदर गया है तो इसका मतलब ये है शुद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद धमनियों में क्या होता है? दबाव, यानी प्रेशर के साथ। इसमें धमनियों में क्या होता है? जो मेन धमनी होती है इसमें प्रेशर के साथ बहुत तेजी से प्रेशर होता है, इतना तेजी से होता है अगर आप काटोगे छड़ से वहां तक जाएगा। इसमें दबाव के साथ, यानी 120 mm के दबाव के साथ, प्रेशर के साथ रक्त बहता है। इसके बाद मोटी वाहिनियां, इसकी जो दीवारें होती है, जो ये मान लीजिए ये धमनी है, मेन धमनी है, ये खोखली होती है। नलिकाएं क्या होती है? धमनी नलिकाएं खोखली, तो इसके अंदर ब्लड बहता रहता है। तो क्या होगा? इसकी दीवारें मोटी होती हैं और गहराइयों में होती हैं, शरीर की कोशिकाओं की गहराइयों में मौजूद होते हैं। ठीक है, और प्रेशर के साथ बहती हैं, इसलिए इनकी दीवारें, इनकी नलिकाएं जो होती हैं वो मोटी पाई जाती हैं। अगर मोटी ना हो तो ये फट सकती हैं। ठीक है, तो इसकी दीवार, इसकी वाहिनियां मोटी होती हैं। शुद्ध रक्त, इसमें बबुआ क्या होता है? हृदय धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। हृदय धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। उसका कारण क्या है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े में आती है, फेफड़े के बाद में हमारे बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, बाएं अलिंद में आने के बाद, ठीक है, बाएं अलिंद के बाद में पहुंचेगा बाएं नीले में, और नीले से ही हृदय जब पंप करेगा बबुआ तो पूरे शरीर में ठोक देगा है। कौन? हृदय धमनियों में क्या होगा? शुद्ध। तो हृदय धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अपवाद की बात अभी हम बाद में करेंगे। इसके बाद आता है शिरा। देखिए, शिरा में क्या होता है? शिरा में क्या होता है? इसमें लिखा है भैया बॉडी टू हार्ट, यानी हमारे पूरे शरीर से जो रक्त, अशुद्ध रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, हमारे शरीर से कहां पे आ जाएगा? वो दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद में आता है, हृदय के दाएं अलिंद में आएगा। तो इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है।
दबाव प्रेशर, इसका प्रेशर बहुत कम होता है, इसकी दीवारें इतनी मोटी नहीं होती हैं, लचीली होती हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वापसी आता है, जो अशुद्ध रक्त हो जाता है वो वापस आता है। ठीक है, इसमें क्या, इसका रंग जो होता है बबुआ नीला होता है। नीला होने का कारण है कि इसमें जब वापस आता है हमारे शरीर से जो दाएं अलिंद में आता है, यानी हृदय के दाएं अलिंद में आता है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी तो हीमोग्लोबिन कार्य करता है, हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त में क्या होता है, लाल हो जाता है। लाल होने का कारण है कि ऑक्सीजन इसमें मिली हुई है, ऑक्सीजन इसके साथ आई है, इसलिए इसमें जो है ये लाल हो जाता है। बात आती है अपवाद की। इसमें कहा गया अपवाद क्या भैया, कि अशुद्ध फुसफुस धमनियों में होता है। फुसफुस धमनियों का मतलब ये होता है जो हमारे, ठीक है, हमारे दाएं अलिंद से, दाएं नीले से जो होता है वो क्या कहता है, ऑक्सीजन लेने के लिए किसको देता है, फुसफुस धमनियों में जाता है। फुसफुस का मतलब होता है फेफड़े से मतलब होता है। तो क्या करता है हृदय, क्या करता है, जब हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आया, कहां पे, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में जब आया तो उसको शुद्ध करने के लिए, ठीक है, शुद्ध करने के लिए दायां नीले किसको भेज देता है, फेफड़े को भेज देता है। तो क्या होता है, इसमें क्या होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि धमनियों द्वारा, ठीक है, धमनियों द्वारा किसमें जा रहा है, फेफड़े में। तो फुसफुस धमनियों में क्या होगा, अशुद्ध होगा। फुसफुस की मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए बबुआ, ऑक्सीजन लेने के लिए किसको बोला, फुसफुस। फुसफुस मतलब होता है फेफड़ा, फेफड़े गुजर रहा है। तो यहाँ पे इस बात में होता है कि फुसफुस धमनियों में क्या होता है, अशुद्ध होता है। और यहीं पे क्या है, फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा का मतलब होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारे कहाँ आता है, फेफड़े में आता है। फेफड़े से जो है निकल के, फेफड़े से देखिए, फेफड़े से दो नलिकाएं निकलती हैं, दो नलिकाएं निकलती हैं, और दो नलिकाएं निकल के कहाँ आती हैं, बाएं अलिंद में आ जाती हैं, बाएं अलिंद में। तो वहां से ऑक्सीजन लेकर आती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन लेकर आएंगे। तो ऑक्सीजन लेकर आएंगे तो उसको फुसफुस सिरा कहा जाता है। तो फुसफुस सिराओं में बबुआ शुद्ध रक्त बहता है, फुसफुस सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। अब याद करने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। धमनी में, हृदय धमनी में शुद्ध और हृदय सिराओं में अशुद्ध, ठीक है। उसके बाद में फुसफुस सिराओं में शुद्ध और फुसफुस धमनियों में अशुद्ध होता है। याद कैसे करेंगे हृदय धमनियों में, मान लीजिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए हम कहीं थिएटर पे गए, कोई मूवी बढ़िया लगी हुई है, अच्छी मूवी, तो हम लोग जाएंगे यार देखेंगे। मूवी अगर हमको पसंद आ गई है, ठीक है, पसंद आएगी मूवी, तो आप क्या कहोगे, बबुआ धाकड़ मूवी है। मूवी क्या है, धाकड़ है। धाकड़ मतलब अच्छी मूवी है। तो धा से धमनी, धा से धाकड़, तो धमनियों में अच्छी मूवी है मतलब शुद्ध है, तो धमनियों में, हृदय धमनियों में शुद्ध मूवी है। और मान लीजिए आपको गए और पसंद नहीं आई मूवी, पसंद नहीं, अच्छी नहीं लगी, तो धाकड़ नहीं होगी, आपको यार धाकड़ मूवी नहीं थी, फिस थी, मतलब फ्लॉप थी। तो फिस मतलब फुस, तो क्या हो जाएगा, फिस हो गई मूवी। तो इसका मतलब होगा सिराओं में, हृदय सिराओं में क्या हो गया, फिस हो गया, मतलब अशुद्ध हो गया, हृदय सिराओं में अशुद्ध रक्त। ये आप याद करने का तरीका है, आप इस माध्यम से याद कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे हृदय के बारे में। हृदय, हमारे शरीर में हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय के मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद हृदय के बारे में बताते हैं। चलिए इसके बाद हम हृदय के कार्यों को समझ लेते हैं कि मनुष्य का हृदय शरीर में कैसे कार्य करता है, ठीक है। हृदय हमारा मौजूद कहाँ पे होता है, ये कार्य कैसे करता है। तो पहले हृदय की हम संरचना और बनावट के बारे में समझेंगे।
या हमारे मुट्ठी के आकार जैसी खोखली हृदय पेशी का बना हुआ होता है। ठीक है, या हमारे मुट्ठी के आकार की खोखली हृदय पेशी का बना होता है, या हमारी छाती के बीचों बीच दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका 75% भाग बाईं ओर झुका होता है। ठीक है, इसका भार जो होता है, पुरुषों में इसका भार 300 से लेके 350 ग्राम और महिलाओं में 250 से लेके लगभग 300 ग्राम होता है। महिलाओं का हृदय पुरुषों की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, तो यह महिलाओं का हृदय छोटा का मतलब मैंने उस हृदय से नहीं लिया है जो दिल से लिया जाता है। आप लोग बुरा मत मानना, हृदय का मतलब इसके अंग से है कि हृदय का अंग इसका छोटा होता है। ठीक है, कि बनावट समझ लेते हैं। इसके चारों ओर भैया एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नामक एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इस झिल्ली के जस्ट नीचे एक तरल पदार्थ भरा होता है, जैसे पेरिकार्डियल तरल पदार्थ होता है। यह क्या करता है, ये हमारे हृदय को घर्षण से या रगड़ से सुरक्षा प्रदान करने में ये सहायक होता है। हृदय हमारा 3 परतों से बना होता है। बाहरी परत को एपिकार्डियम, मध्य वाले भाग को मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाले भाग को एंडोकार्डियम कहा जाता है। ये हृदय को एक मजबूती प्रदान करता है, यानी एक शिथिलता में एक मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ये हमारा वर्क कैसे करता है, ठीक है, कैसे हमारे शरीर में ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में आपको हम एक जानकारी बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा जो हृदय होता है वो परिमक्खी में होता है। परिमक्खी जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिसको दतैया कहा जाता है गांव में, या ततैया कहते हैं, ततैया का सबसे छोटा हृदय होता है और सबसे बड़ा जो हृदय होता है वो व्हेल मछली का होता है। ये बात क्लियर हो गई। देखिए हमारा काम कैसे करेगा। देखिए भैया, ये ऊपर वाला भाग जो होता है, ऊपर का भाग, ठीक है, ऊपर का ये हिस्सा जो होता है इसको कहा जाता है एट्रियम। एट्रियम, एट्रियम कहा जाता है। कौन सा होता है, राइट एट्रियम। ठीक है, और ये वाला हिस्सा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, इसको कहा जाता है, सॉरी इसको कहा जाता है राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल। इसको कहा जाता है दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय। और ये होता है दायां अलिंद होता है। ठीक है, इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें भी लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है लेकिन हम यहाँ पे इसको रिवील कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, ये होता है बायां अलिंद, या इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। और ये नीचे वाला हिस्सा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, इसको कहा जाता है बायां नीले। ठीक है, बायां नीले। यहां तक बात समझ में आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखिए, जो हमारा हृदय होता है वो 4 चेम्बरों में बटा होता है, 2 ऊपर का 2 नीचे का। अपर, ऊपर वाला अपर यानी आ अलिंद, ऊपर वाले हिस्से को आ बोले आ अलिंद, ऊपर का हिस्सा अलिंद। नी निलय, आ अलिंद, नी निलय, यानी नीचे वाले हिस्से को निलय, ऊपर वाले हिस्से को अलिंद कहा जाता है। अगर इस तरह से हम बांटेंगे तो भैया लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद। ठीक है, यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, उसके बाद में दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, तो ऊपर के 2 अलिंद होते हैं, नीचे के 2 निलय होते हैं। तो हो जाता है इस तरह से, ये अलिंद, ये निलय, राइट अनिल अलिंद, राइट निलय। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट अलिंद यानी बायां अलिंद,
नीचे वाला दाया बाया निलय, ठीक है। इस तरह से 4 चेम्बरों में ये बटा होता है। हमने ये बात समझ में आ गई। देखिए ये वर्क कैसे कैसा कहता है, वर्क कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, इस वाल्व को कहा जाता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, इस वाल्व को बोलते हैं भैया माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व को बोला जाता है माइट्रल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक वाल्व होता है, इसको बोला जाता है माइट्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व, ठीक है। या इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। बाया है तो बाइकस्पिड, दाया है तो ट्राइकस्पिड, ठीक है। कहां से होता है ये अलिंद, पहले आप इधर वाला समझ लीजिए, दाहिना वाला, ये दाया अलिंद और दाया निलय को एक संबंध स्थापित करता है। यानी जब दाएं अलिंद में जब ब्लड आता है तो इसको भेजने के लिए एक वाल्व लगा होता है, आएगा लेकिन जा नहीं सकता, ऐसा वाल्व लगा होता है, क्योंकि ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे होता है, जब आएगा तो खुल जाएगा लेकिन जा नहीं सकता है, ठीक है। उसी प्रकार बाएं में भी होता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय के लिए एक वाल्व होता है, तो बाएं में जो लिखा होता है उसके माइट्रल वाल्व, या इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पे ए होता है भैया मेन होता है, इसी कहा जाता है धमनी। यही है जो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, इसको धमनी कहा जाता है। धमनी को कहा जाता है एरोटा, महाधमनी को एरोटा। तो इसमें जो वाल्व लगा होता है उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं? एरोटिक वाल्व, ठीक है। एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व के देखिए यहाँ पे आएगा, यहां से जो आएगा हमारे शरीर में वो होता है एरोटिक वाल्व। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये आपका या बाइकस्पिड वाल्व। अब ये कहा जाएगा, इस किसको देगा? ये भैया ये जो अशुद्ध रक्त है ये फुसफुस धमनी है, ये फुसफुस, ये किसको देगा? ये शुद्ध करने के लिए फेफड़े को देगा। तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व में तो फुसफुस, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व बबुआ, पल्मोनरी वाल्व यही है जो शुद्ध करने के लिए किसको देता है? फेफड़ों का देता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला फेफड़ों को देता है। और ये जो होता है महाधमनी होती है। महाधमनी क्या होता है? पूरे शरीर में हो जाता है। जब आता है, देखिए यहां से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप समझिए, हमने सांस लिया तो भैया सांस लेंगे तो देखिए दो सिराएं निकलती हैं भैया, लेफ्ट वाले से 2 फेफड़े से और राइट वाले फेफड़े से 2 सिराएं निकलेंगे। तो दोनों आके देखिए यहां से आया तो ये वाली जो कंबाइन हुई यहां से कंबाइन हुई, इस वाले में नहीं है। इसकी जो नलिका है ये बाएं वाले अलिंद में जाके मिली है। और ये दूसरे वाले फेफड़े से जो आया है, सिरा आया है, ये भी क्या हुआ है? ये फुसफुस सिरा है। ये आगे कहां गया? बाएं वाले, 2 इधर से बब्बा, 2 इधर से, कहां पे आ गया? इसमें आया, बाएं अलिंद में, ठीक है। इसमें शुद्ध रक्त आता है, फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त आता है। अब जब आएगा तो ये जैसे एक बार हमारा हृदय संकुचित करेगा, एक बार संकुचित करेगा, वैसे मनुष्य का जो होता है, यहाँ पे जगह नहीं है, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आई बात? चलिए, मजा आ रहा है? चलिए अब बात समझो इसको। जो हमारा यहाँ पे ब्लड आया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेगा बबुआ? ये जब आएगा तो इसमें कहां से आएगा? इसमें जाएगा, जो संबंध स्थापित करेगा तो ये भेज देगा किसको? ऊपर वाले को भेज देगा, ठीक है। कहां चला जाएगा? महाधमनी में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? महाधमनी में चला जाएगा। इन दोनों के बीच में एक कपाट होता है, यानी कि अलिंद को, बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, बायां निलय, दाएं निलय को अलग करने के लिए एक कपाट होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम, सेप्टम या कपाट कहा जाता है। ये क्या करता है? अलग करता है। शुद्ध हवा एक तरफ बहेगा, अशुद्ध हवा एक तरफ बहेगा। यहां से जब आया तो इसमें आया, इसमें शुद्ध है। अब जब एक बार संकुचित करेगा भैया, 1 मिनट में औसतन मनुष्य का हृदय जो होता है वो 72 बार धड़कता है। और नवजात शिशु का जो होता है, जो जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसका लगभग 160 बार धड़कता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो यानी एक बार हृदय संकुचित होने में लगभग 0.8 का समय लेता है, ठीक है। जब एक बार ये आप ब्लड आया, एक बार संकुचित हुआ, संकुचित होने के बाद में ये फिर इसके बाद थोड़ी देर शिथिल हो जाएगा। तो यानी
0.1 मिनट में वो संकुचित होता है और लगभग 0.4 के लिए वो शिथिल रहता है। फिर जब दोबारा संकुचित होता है 0.3। ठीक है, एक बार जब ब्लड आया, संकुचित हुआ तो ब्लड यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो वाल्व खुलेगा तो नीले में आएगा। ठीक है, 4 सेकंड 0.5 सेकंड के लिए क्या होगा, शिथिल हो जाएगा। उसके बाद फिर संकुचित होगा तो किसको भेज देगा, एरोटा का। एरोटा कहाँ भेजेगा, पूरे शरीर में भेज देगा। ठीक है, फिर वापस जो हमारे शरीर में आएगा, किस में आएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला सिरा होता है, ये ऊपर से जो है अशुद्ध और नीचे से अशुद्ध रक्त लाने का करता है, और ये वाले हिस्से जो होते हैं बढ़ जाती है, धमनी, महाधमनी, फिर धमनी, फिर केशिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो महाधमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है बहुत तेजी से होता है, फिर धमनियों में थोड़ा कम दबाव के साथ बहता है, फिर वो छोटी छोटी नसें पूरे शरीर में फैल जाती है, आप कहीं भी काटोगे तो ब्लड निकल आएगा, तो वो केशिकाएं हो जाती है। तो केशिकाओं में उतनी तेजी से रक्त नहीं निकलता है क्योंकि पतली होती हैं, तो ये भेजने का काम करता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हृदय को ऊपर भेज देगा और नीचे वाला हिस्सा बबुआ नीचे का भेज देता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो समझ लेते हैं भैया, बाएं में बाइकस्पिड, जो अलिंद और निलय को कंबाइन करने में जो वाल्व लगा होता है, दोनों को जो संबंध बनाता है, उसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व कहा जाता है। ठीक है, और जो शरीर में पूरा रक्त प्रवाह करने के लिए जो महाधमनी में जो वाल्व लगा होता है बबुआ, उसको कहा जाता है एरोटिक वाल्व या एरोटा होता है। एरोटा मतलब महाधमनी, एरोटिक वाल्व कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये इसमें आएंगे, आप दाएं में आएंगे तो भैया इसमें जो होता है, ये जो वाल्व लगा होता है, ठीक है, जो वापस लाने का काम करता है, जो हमारे से अशुद्ध रक्त को वापस लाने का लगा होता है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको कहा जाता है बबुआ ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और जो हमारे अशुद्ध रक्त जो लाएगा, जो कहां भेजेगा बबुआ, सिरा फेफड़े में भेज देगा। कहां भेजेगा, जो फेफड़े में भेजा होता है उसका बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी मतलब होता है फुसफुस, तो फुसफुस वाला का पल्मोनरी, यहाँ वाल्व लगा होता है, ये भेजेगा लेकिन फिर खुलेगा नहीं, अंदर गया बंद हो जाएगा। कहां भेजेगा, फेफड़े भेजा, फेफड़ा वहां से शुद्ध रक्त लेकर फिर आएगा तो किसको देगा, यहाँ पे देगा, लेफ्ट वाले अलिंद में देगा। भैया दो इधर से दो उधर से, ये फेफड़े का संकेत, दो इधर से आके जी, इसकी कंबाइन बबुआ इससे है और इसकी कंबाइन बबुआ इससे है। ये बात समझ में, इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का प्रेशर चलता रहता है और हमारे साथ, और ये शरीर का ऐसा मुख अंग है जो कभी बंद नहीं होता, आप सोते हैं तब भी चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ये बात समझ में। रक्त की खोज करता कौन किया था, रक्त को खोज करता था विलियम हार्वे ने 1628 में किया था, और जो रक्त समूह की जो खोज करता थे वो कार्ल लेन स्टीनर थे, जो 1900 से लेकर 1902 के बीच में इसकी खोज की थी। कार्ल लेन स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, और ब्लड की खोज जो की थी वो खोज किया था विलियम हार्वे ने 1628 में। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है 4 चैम्बरों में डिवाइड होता है भैया, ऊपर के 2 अलिंद, नीचे के 2 नीले, आ से अलिंद, ना से नीचे, लेफ्ट अलिंद, राइट अलिंद। ठीक है, राइट अलिंद, लेफ्ट अलिंद, इस तरह से होता है। ये बात क्लियर हो गई, हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो गई। ठीक है, ये बात हो गई भैया, इसमें जो हमने बताया ये आपको बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई, अब इसको हम रीड करते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए। अब हम बता देते हैं किसमें क्या से कौन से होते हैं। जो भैया सरसिप होते हैं, सरसिप, सरसिप वाले जो जंतु होते हैं, सरसिप जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले, ठीक है। स्तनधारी, ठीक है। और एक होता है जलीय में होता है जलीय जंतु, एक होता है जलीय जंतु, मत्स्य वर्ग को कहा जाता है जलीय जंतु में। ठीक है, इसमें हम समझ लेते हैं हृदय, चेम्बर, ठीक है। हृदय और चेम्बर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसी के बाद हम खत्म कर देंगे।
ठीक है। जो सरसिप होते हैं भैया, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, उनमें जो हृदय एक होता है, ठीक है, और उसमें भैया होते हैं 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद 1 निलय, यानी निलय और लेफ्ट अलिंद, ये अलिंद होता है, ठीक है। इसमें होते हैं कौन से, जो सरसिप वाले, जो सब जो रेंग कर चलने वाले, उसमें 1 हृदय होता है, 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है, ठीक है। उसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है बबुआ, ससुरा एक अपवाद आ गया, उसको आपको याद करना होगा। जो घड़ियाल होता है, जिसको मगरमच्छ बोलते हो, उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, ये अपवाद है। सरसिप में साला एक अपवाद है ये, इसको याद करना। घड़ियाल में 4 चेंबर पाए जाते हैं। इसके बाद आता स्तनधारी। स्तनधारी में हमने बता दिया, स्तनधारी में स्तनधारी जो जंतु होते हैं, ठीक है, इसमें बबुआ ये हो गया था आपका किसका, सरसिप। इसमें 1 था, चेंबर 3 थे, ठीक है। जो स्तनधारी वाले आएंगे, स्तनधारी, स्तनधारी में जो आएंगे, उसमें हृदय बबुआ 1 होगा, चेंबर 4 हो गए। चेंबर 4 का मतलब होता है 2 अलिंद 2 निलय, लेफ्ट अलिंद राइट अलिंद, लेफ्ट निलय राइट निलय। बात समझ में आई। उसके बाद जलीय जंतु में आता है मछली। मछली में बबुआ होता है 1 होता है, उसमें चेंबर होते हैं 2, 1 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। ये हृदय में चेंबरों की संख्या है। चेंबर कितने बटे होते हैं, ये होता है। आपको एक जानकारी में बता दूं कि कछुआ में जो होता है, कछुआ में, कछुआ, केचुआ जिसको बोलते हो आप, जो केचुआ बोलते हो, केचुआ, केचुआ में बबुआ, केचुआ में जो हृदय होता है, वो हृदय होता है 4 जोड़ी, मतलब 8 हृदय होते हैं। केचुआ में 8 होता है। काकरोच में, काकरोच, काकरोच में बबुआ 13 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 13 चेंबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई। आपको केवल एक याद करना, काकरोच में 13 चेंबर पाए जाते हैं हृदय में, केचुआ में 4 जोड़ी मतलब 8 हृदय होते हैं। सरसरीप में 3 होते, सरसरीप में 3 चेंबर पाए जाते हैं, 1 ही हृदय होता है, 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। एक अपवाद है, वो है मगरमच्छ, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जलीय जंतु होते हैं जो जल में जो पाए जाते हैं, उसमें केवल 1 हृदय होता है और 2 चेंबर होते हैं, 1 निलय होता है, 1 अलिंद होता है। स्तनधारी में भैया 1 ही हृदय होता है, चेंबर 4 होते हैं, हमने बता दिया है, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हृदय से संबंधित कोई दूसरा वीडियो दिखेगा। वैसे बहुत कुछ अभी बताना बाकी है, लेकिन इसका विस्तार हम जब कोई करेंगे तो हम और भी ज्यादा वीडियो बना के सबको एक में कंबाइन कर देंगे। आप उसको विधिवत देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। मैं और प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर अपने ढंग से समझाने की कोशिश करूं। धन्यवाद।